Hello, students. Hello and welcome. This is Aisha Khan, your UGC NET English educator. Good evening. Good evening, Prerna. Good afternoon, Shubhi. Hello, everyone. How are you? Doing well? क्या चल रहा है बता दीजिए पहले. चलो, before we begin, बता दो क्या चल रहा है. How are things? How many of you are preparing for UGC NET ReNet exam? Good afternoon. Good afternoon. Arupa. Good afternoon, Arupa. हाँ जी. ReNet exam कौन-कौन दे रहा है पहले ये बता दीजिए. Good afternoon. Hirva, good afternoon. हाँ जी, बता दीजिए. How many of you are aiming for हाँ जी, how many of you are aiming for UGC NET ReNet exam जो अगस्त में एग्जाम होने वाला है. How many of you are preparing for that exam? पहले ये बता दीजिए. Good afternoon, Ashi. Good afternoon, Anshu. हाँ जी, और एक बार मुझे heads up दे दीजिए. Am I audible? Is my voice clear enough? हाँ जी. चलिए ठीक है. Okay, thank you. चलिए ठीक है. Let's begin with the session today. Okay, Madhu is also preparing for ReNet exam. All right. ठीक है. Good afternoon. Okay, those of you who are preparing for the UGC NET December 2024 एग्जाम, आप लोगों के लिए आज से आपकी जर्नी किक स्टार्ट होने वाली है. तो आज हमारा बिल्कुल जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो है. तो आई होप कि आज से आप जो मोमेंटम है, एक रिदम, एक रूटीन बनाकर रख लेंगे, बिकॉज नाउ ऑनवर्ड्स आपके नेक्स्ट 5 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स बहुत क्रूशियल होने वाले हैं. पूर्णिमा इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग, राइट. ओके. चलिए ठीक है, लेट्स बिगिन. तो जैसे हमने ओरिएंटेशन सेशन में डिस्कस किया था, हम स्टार्ट करने वाले हैं विद अ वेरी लाइट टॉपिक, अ मीडियम, एन इजी टॉपिक. लेट्स कॉल इट एन इजी टॉपिक, एंड वंस वी गेट डन विद दिस इजी टॉपिक, फिर हम क्या करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू अ स्लाइटली डिफिकल्ट टॉपिक. ठीक है, इसलिए व्हाट आई हैव डन इज, लेट्स स्टार्ट इजी, देन वील हैव अ डिफिकल्ट टॉपिक, देन वील हैव एन इजियर टॉपिक, देन अ डिफिकल्ट टॉपिक. ऐसे चलते हैं ताकि आपके ऊपर सारा लोड एकदम से नहीं आ जाए, राइट? अच्छा, those of you who do not understand Hindi, please let me know, because I keep switching in Hindi and English to help you understand better. ठीक है, तो अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती है, somehow if you don't understand Hindi, let me know, so we could do this entirely in English language. Okay? हाँ जी, good afternoon Saraswati. चलिए, all right then, now that everybody is here, let's begin with today's session. आज की क्लास होने वाली है आपकी, हाँ जी, आपकी क्लास आज की होने वाली है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का भी जो पहला मॉड्यूल है. चलिए, जो आपका जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, उसका जो वेरी फर्स्ट मॉड्यूल है, उसको बोलते हैं हम क्लासिकल क्रिटिसिज्म. जो आपका क्रिटिसिज्म है, जो आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो एक यूनिट है, वो स्टार्ट होता है विद क्लासिकल क्रिटिसिज्म. अब जब हम कहते हैं कोई चीज क्लासिकल है, दैट मींस इट डेट्स बैक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? तो जो एंशिएंट टाइम्स की जो क्रिटिसिज्म है, उसको हम बोल देते हैं क्लासिकल क्रिटिसिज्म. ऑलराइट, सो क्लासिकल क्रिटिसिज्म के अंडर हमारे पास आ जाते हैं ग्रीक एज वेल एज रोमन क्रिटिक्स. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आज हम रोमांटिक क्रिटिसिज्म का एक सब टॉपिक कवर करने वाले हैं. द टॉपिक इज कॉल्ड क्लासिकल क्रिटिसिज्म, एंड विद इन दैट क्लासिकल क्रिटिसिज्म हम कवर करते हैं ग्रीक क्रिटिक्स को और रोमन क्रिटिक्स को. हाँ जी, अच्छा, बिफोर आई बिगिन टीचिंग, आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड समथिंग कि दिस इज अ रूटीन दैट आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू फॉलो अगर आपको अपना यूजीसी नेट दिसंबर वाला टारगेट करना है तो, राइट? रूटीन ये है कि एवरी डे 4 PM हमारी क्लास हुआ करेगी. आई विल कम, आई विल टीच यू. आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी जाएगी इन द क्लास इटसेल्फ. ठीक है, तो आपकी जो 4 to 5:30 क्लास हुआ करेगी, वंस दैट फिनिशेस, व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू इज, जो क्लास में टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, मेक श्योर आप घर जाकर या फिर अपने घर पे शाम को सेम टॉपिक अपने नोट्स, अपने स्टडी मटेरियल से भी पढ़ेंगे. जो आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा, उस पीडीएफ से भी पढ़ेंगे. क्या होता है कि सेम डे अगर आप रिवाइज कर लोगे, सेम डे आप चीजें मेमोराइज कर लोगे, तो आपका वो जो लिंक है वो मेंटेन रहेगा. नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे यू विल कम विद अ फ्रेश माइंड. हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगेन, उसके लिए क्लास होगी, उसके बाद आप जाकर अपनी रिविजन करोगे. इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट. आपकी क्लासेस होंगी 4 to 5:30 PM, उसके बाद आपकी रिविजन होगी जो आप खुद करोगे. So what I expect from you people is, once I give you clarity on all the concepts, I want you people to go back, revise that concept, plus उससे जो अराउंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो ट्रिविया इन्फॉर्मेशन है, जिसको आप सिर्फ बैठकर खुद मेमोराइज या लर्न कर सकते हो, एवरी डे यू हैव टू लर्न दैट. ठीक है, क्लास में टॉपिक हो रहा है, सेम डे उसको कवर कर लीजिए, लैग बिहाइंड नहीं करना है. जिस दिन कवर हो रहा है टॉपिक, उसी दिन कवर करना है.
जैसे कि आज हम क्लासिकल क्रिटिसिज्म, ग्रीक एंड लिटरेरी रोमन क्रिटिसिज्म करने वाले हैं। मेक श्योर आप घर जाकर सारे जो फैक्ट्स हैं उनको लर्न कर लो, बिकॉज व्हाट आई कैन डू इन क्लासेस, आई विल मेक श्योर कि आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। एडिशनली आई विल ट्राई टू पुट इन एज मेनी फैक्ट्स एंड एज मच इन्फॉर्मेशन आई कैन, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है, बहुत डिलिजेंटली, बहुत डिसिप्लिन रखकर रोज अपने जो फैक्ट्स हैं, जो ट्रिविया इन्फॉर्मेशन है, उसको मेमोराइज कर देना है। हाँ जी, चलिए चलिए, नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट, लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास। अच्छा, जब हम कहते हैं क्लासिकल क्रिटिसिज्म, तो हम कहाँ की बात कर रहे होते हैं? हम बात कर रहे होते हैं ग्रेको रोमन ओरिजिन्स की। जो वर्ड है ना, ये जो आपके पास ये वर्ड है क्रिटिसिज्म, इसका जो ओरिजिन है वही ग्रीक टर्म से आता है। जो जो हमारे पास इंग्लिश वर्ड है क्रिटिसिज्म, दैट वर्ड हैज कम फ्रॉम अ ग्रीक टर्म। द टर्म इज कॉल्ड क्राइट्स, एंड क्राइट्स मीन्स टू जज। So when you judge a work of literature, right, that is literary criticism. Judging a work of literature from some perspective is called literary criticism. Hence critics means what? To judge. ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि जो क्रिटिसिज्म वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आता है which means क्राइट्स। क्राइट्स का मतलब क्या होता है? So you must know the meaning of क्राइट्स is to judge, राइट? अब देखो, जो जिस वर्ड का मीनिंग ही जर्मन ग्रीक ओरिजिन का है, वो वर्ड का जो ओरिजिन है वो भी ग्रीस में ही हुए थे। तो एंशिएंट ग्रीक्स में 5th सेंचुरी में हमारे पास जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है, राइट? हाँ जी। अच्छा, what I want you people to understand is, जैसे लिटरेरी थियरी हम कहते हैं, लिटरेरी थियरी की स्टार्टिंग होती है पोस्ट 1945, राइट? पोस्ट 1945 जो वॉर ईयर्स हैं, उसके बाद जो आपकी थियरीज आती हैं उनको हम लिटरेरी थियरी कहते हैं। लाइकवाइज जो एंशिएंट ग्रीस से रोमन क्रिटिक्स हैं और जो ग्रीक क्रिटिक्स हैं, वहां से आपकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्टार्ट होती है, राइट? सो आपका जो प्लेटो है, एरिस्टोटल है, यहाँ से आपकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्टार्ट होगी। और पोस्ट 1945 जो है वो आपका लिटरेरी थियरी स्टार्ट होगा। वो टाइमलाइन समझ लीजिए, ठीक है? 1945 से पहले जो हमारे पास थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने लिटरेरी ओपिनियंस दिए हैं, उसको हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म कह देते हैं, राइट? एंड जो लिटरेरी थियरी है वो 1945 के बाद वाली हो जाती है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए चलिए, ठीक है, गुड। चलिए, तो हम कह रहे हैं कि जो क्लासिकल क्रिटिसिज्म है उसकी ग्रेको रोमन ओरिजिन्स, एंड दैट मींस इट ओरिजिनेटेड इन 2 प्लेसेस, बेसिकली ग्रीस एंड इन द रोमन एम्पायर, ठीक है? ये दोनों चीजें हैं। हाँ जी, अब हमारे पास ओरिजिन पता लग गया है, वर्ड कहाँ से आता है, जो क्रिटिसिज्म वर्ड है उसकी ओरिजिन क्या है, उसकी टाइमोलॉजी आपको पता लग गई है, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन। अच्छा, जो क्लासिकल क्रिटिसिज्म है ना, उसका जो कोर है, वो कोर इज मेड अप ऑफ 4 पर्टिकुलर थिंकर्स। नाउ मेक श्योर I am not saying writers, I am saying thinkers, ठीक है? Thinkers or philosophers. ये जो 4 लोग हैं, these were not particularly writers of literature. ये literary writers नहीं है, ये fiction writers नहीं है, rather these were thinkers. ये जो चारों लोग हैं, ये thinkers हैं ancient time. उस टाइम के ये थिंकर्स हैं। अब देखो, जो थिंकर्स होते हैं, जो फिलोसोफर्स होते हैं, उनका हर चीज के बारे में एक ओपिनियन रहता है, राइट? बीट पॉलिटिक्स, बीट कल्चर, बीट लिटरेचर, ठीक है? तो ये अब जब सब चीजों की बात करते थे तो उन्होंने लिटरेचर के बारे में भी कुछ कुछ चीजें कही हैं। हमारे लिए सिर्फ वो चीजें रेलिवेंट हैं। एरिस्टोटल वाज अ वेरी वेरी फेमस फिलोसोफर। उन्होंने बहुत सारी फील्ड्स में बहुत सारी चीजें कही हैं, राइट? उनका जो आउटपुट है, जो स्कॉलरली आउटपुट है, दैट इज ह्यूज, दैट्स अ लॉट। हम वो सारा कवर नहीं करेंगे जो हमारे लिए लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ वही कवर करेंगे। सो द 4 थिंकर्स हु मेक अप द कोर ऑफ क्लासिकल क्रिटिसिज्म आर प्लेटो, एरिस्टोटल, Horace and Longinus. Horace and Longinus. Now, how many of you know कि Plato and Aristotle के बीच में एक connection है? What is that connection? Do you people know there's a connection between Plato and Aristotle? Somehow these two thinkers are connected. ऐसा नहीं है कि ये ग्रीस में थे and they were not aware of each other's presence. There's a connection between Plato and Aristotle. What is that connection, people? Anyone? Anyone? Yes. Your name is? Yes, Astha, right. Narita, right, yes, Anshu, right. So Plato was basically the master, he was basically the teacher, and Aristotle was the pupil, Aristotle was the student. हमारे पास क्या है? सबसे पहले एक बहुत ही फेमस थिंकर थे सोक्रेटिस। सोक्रेटिस के स्टूडेंट हैं प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट हैं एरिस्टोटल, ठीक है? यहाँ पर हम सोक्रेटिस इसलिए कवर नहीं करते हैं बिकॉज सोक्रेटिस और प्लेटो के जो आइडियाज हैं ना, वो मोर और लेस सेम ही हैं, इसीलिए हम सोक्रेटिस कवर नहीं करके सीधा प्लेटो कवर करते हैं, ठीक है? लेकिन देखो, ऑल्दो ये दो जो लोग हैं, ये टीचर स्टूडेंट हैं, इनके जो आइडियाज हैं वो ऑलमोस्ट
कॉन्ट्ररी हैं, एक दूसरे को काउंटर करने वाले आइडियाज हैं। प्लेटो जो चीजें असर्ट कर रहे हैं ना, एरिस्टोटल उन्हीं चीजों को रिजेक्ट करने वाले हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद फोकस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब जो क्लासिकल क्रिटिसिज्म है उसका फोकस इन 3 चीजों पे रहता था। जितने भी आपके पास क्लासिकल क्रिटिक्स आएंगे, दे यूज्ड टू टॉक अबाउट 3 पर्टिकुलर थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज नेचर ऑफ पोएट्री. What is the nature of poetry? Is poetry true? Is poetry false? Is poetry authentic? Is it not authentic? Is it real or is it not real, right? That nature, is it a copy or is it something very, very original? That is the nature of poetry. Next is function of poetry. इस टाइम के जो क्रिटिक्स थे उनमें ये डिबेट बहुत होती थी कि क्रिटिसिज्म का कुछ पोइट्री का कुछ रोल भी है या नहीं है. डज पोइट्री हैव अ रोल to play in society? Does it have a function or does it not have a function? तो ये जो role है, ये function है, this was a very very debated topics in the ancient times और ये इनका second ground है. Third ground है philosophers versus poets. एक ये जो debate चलती थी इस time में वो ये थी कि क्या philosophy ज़्यादा important subject है या poetry ज़्यादा important subject है? क्या philosophers का काम ज़्यादा important है या poets का काम ज़्यादा important है? Because इस time में क्या होता था कि philosophers were many in number. जो स्कॉलर्स थे, जो थिंकर्स थे, वो काफी होते थे, राइट. सो देयर ऑलवेज यूज्ड टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फिलोसफी एंड पोएट्री. हमेशा एक डिबेट चली रहती थी, एक आर्ग्यूमेंट चला रहता था कि फिलोसफी बेटर है या फिर पोएट्री बेटर है. तो जो हमारे क्लासिकल क्रिटिक्स हैं वो इन तीनों चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. वी विल कवर ईच एंड एवरी क्रिटिक इन डिटेल, लेकिन ये 3 ग्राउंड्स हैं. व्हाट आर द ग्राउंड्स? नेचर ऑफ पोएट्री, फंक्शन ऑफ पोएट्री एंड फिलोसफर्स वर्सेस पोएट्स. हाँ जी, चलिए. All right, सबसे पहले हम आ जाते हैं on Plato. As you can see, this is Plato, right? Plato हमारे सबसे पहले क्लासिकल क्रिटिक है जिनको हम कवर करने वाले हैं. Plato कहाँ थे? What was the place? The place was Greece. What was the time period? The time period was 5th century, right? So Plato existed in 5th century and he was a philosopher. He was not a literary critic. He was not a literary writer. He was not a fiction writer. No, he was only a philosopher. But just like all the philosophers have opinions about everything, Plato also had opinions about literature. तो जो प्लेटो के लिटरेचर वाले ओपिनियंस हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट होने वाले हैं, राइट. अच्छा, तो फिलोसोफर थे, वो एक एंशिएंट फिलोसोफर थे. अच्छा, प्लेटो ने क्या किया था, ग्रीस में जब ये थे, इन्होंने एक स्कूल भी फाउंड किया था. उस स्कूल का नाम, उस हायर एजुकेशन के स्कूल का नाम है द अकेडमी. कभी कभी आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट वाज फाउंडेड बाय प्लेटो? द नेम इज द अकेडमी. द प्लेस वाज एथेंस. अब जो प्लेटो का लिटरेरी आउटपुट है, जो जितना भी उनका स्कॉलरली आउटपुट है, वो आता है हमारे पास इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. देखिए, जैसे आजकल आपके पास एसेज होते हैं, आपके पास नॉवेल्स होती हैं, आपके पास नॉन फिक्शन की बुक्स होती हैं, उस टाइम पर डायलॉग्स एक बहुत ही प्रोमिनेंट फॉर्म थी कुछ भी लिखने की, राइट. तो प्लेटो ने जो भी अपने आइडियाज दिए हैं डायलॉग के फॉर्म में दिए हैं. बेसिकली क्या होगा, हर एक डायलॉग में 2 से 3 लोग होंगे, उनमें से एक हमेशा एक स्पीकर सोक्रेटिस होता था. तो प्लेटो ने क्या किया, अपने ही टीचर को एक स्पीकर बना दिया अपने वर्क्स में. हमेशा सोक्रेटिस होते थे एक स्पीकर, वो कुछ कहते थे, फिर सामने वाला जो स्पीकर है वो कुछ कहता था. इस तरह से डिस्कोर्स पॉसिबल हो पाता था प्लेटो के वर्क्स में, राइट. तो ये प्लेटो के 3 इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं. हमारे लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है द रिपब्लिक, बट ऑल्सो देयर वाज अ डायलॉग कॉल्ड इयॉन एंड क्रिटो. इयॉन एंड क्रिटो. हाँ जी, व्हाट्स द डाउट शुभी? यू आर आस्किंग अकेडमी में डाउट है, व्हाट्स द डाउट? हाँ जी, तो अब देखो प्लेटो का जो रिपब्लिक है, इट इज अ 10 वॉल्यूम वर्क. क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्लेटो का जो रिपब्लिक वर्क है, हाउ मेनी वॉल्यूम्स और हाउ मेनी बुक्स डज दैट वर्क हैव? यू हैव टू रिमेंबर, प्लेटो की जो रिपब्लिक वर्क है उसमें देयर इज अ टोटल ऑफ 10 बुक्स और 10 वॉल्यूम्स, राइट. चलिए, ऑलराइट, देन वील मूव ऑन. अब देखिए, बिफोर वी टॉक अबाउट प्लेटोज लिटरेरी थियरी, बिफोर वी टॉक अबाउट द आइडियाज दैट प्लेटो हैड अबाउट पोएट्री और अबाउट लिटरेचर, आपको एक प्लेटो की बहुत इंटरेस्टिंग थियरी समझा देते हैं और बहुत ही जनरल थियरी है, ठीक है. तो प्लेटो क्या मानते थे? प्लेटो मानते थे कि जो हमारी जो दुनिया है ना, जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हम रहते हैं, दिस फिजिकल वर्ल्ड दैट वी लिव इन इज नॉट द रियल वर्ल्ड. ही यूज्ड टू से, कहीं, right, somewhere there's a real world, an authentic world, a world where everything is perfect and ideal. That world has been created by God, right? And what we live in is not the real world, it is only a copy of that world. ठीक है. तो जो perfect world है उसको वो कह देते थे
द रेल्म ऑफ आइडियाज, वो कहते थे एक रेल्म है, एक दुनिया है जहां पर एवरीथिंग इज इन इट्स परफेक्ट फॉर्म या फिर आइडियल फॉर्म. दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड रेल्म ऑफ आइडियल्स, दैट मीन्स वर्ल्ड ऑफ आइडियल्स. तो एक जगह है जहां पर एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट, वेरी आइडियल, राइट. एंड जो हमारी दुनिया है इज मेरली अ कॉपी, इट इज ओनली नथिंग बट अ कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड. ठीक है. तो ही साइड के जो हम सेंस ऑर्गन से देख पाते हैं, ये जो दुनिया है, दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट ऑथेंटिक, दिस इज नॉट द ट्रूथ, rather the truth is somewhere else in a different realm. इस थियरी को हम कह देते हैं प्लेटो की थियरी ऑफ फॉर्म्स. यस, प्लेटो की थियरी ऑफ फॉर्म्स या फिर रेल्म ऑफ आइडियाज. अच्छा, सो प्लेटो ने बेसिकली क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो एक प्राइमरी फॉर्म होती है, हर चीज का एक प्राइमरी फॉर्म है, एक आइडियल फॉर्म है, एक परफेक्ट फॉर्म है जो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है. ठीक है. नाउ दिस फॉर्म वाज द एसेंशियल नेचर ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट. वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स आर आइडल्स और इमिटेटिव. सी, when he said worldly objects, he meant the objects of the physical realm. When he said ideal objects, he meant the objects of the ideal realm. अब देखिए what Plato was saying is that there's a physical realm जहां पर हम रहते हैं, यहाँ पर सब कुछ आइडल है. आइडल मतलब इमिटेटिव है, सब कुछ एक कॉपी है, कॉपी, राइट. और जो फिजिकल, जो आइडियल realm है, वहां पर सब कुछ आइडियल है, दैट मीन्स सब कुछ परफेक्ट है या ऑथेंटिक है. ठीक है. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड, एक वर्ड आता है आपके पास आइडियल, एंड देयर इज अ वर्ड आइडल. आइडियल होता है एनीथिंग विच इज परफेक्ट, विच हैज नो फ्लॉज. आइडल होता है, आइडल यू माइट हैव हर्ड, आइडल वर्शिप बोलते हैं हम. आइडल वर्शिप क्या होता है बेसिकली, कि किसी भी गॉड के हम आइडल को रख लेते हैं, उनको वर्शिप करते हैं. अब वो गॉड तो नहीं है ना, गॉड इज समवेयर. आइडल वर्शिप इज बेसिकली हम गॉड की कॉपी को वर्शिप कर रहे हैं, मतलब आइडल मतलब कॉपी. ठीक है. तो अब वो कह रहे हैं कि एक रेल्म ऑफ आइडियल है और एक रेल्म ऑफ आइडल है, जो जिसमें हम रहते हैं. द फिजिकल वर्ल्ड इज बेसिकली द रेल्म ऑफ आइडल. ठीक है. we do not have access to the theory, the realm of ideals, which is the perfect world. Is this theory understood? हाँ जी, हाँ जी, ओके, ठीक है, ठीक है. शुभी गॉट इट. हाँ जी. इज दिस मच अंडरस्टूड? थियरी ऑफ आइडल समझ आ गई है आपको प्लेटो की? आई होप दिस इज अंडरस्टूड. बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि प्लेटो पोइट्री के अगेंस्ट क्यों है. हाँ जी. यस, आइडियल हम बोलते हैं रोल मॉडल को, समथिंग विच इज सो परफेक्ट दैट वी वांट टू इमिटेट इट, है ना. रोल मॉडल को भी हम बोलते हैं कि दैट पर्सन इज एन आइडियल. सो देयर इज अ डिफरेंस, दो वर्ड्स हो जाते हैं. ये वर्ड्स आपको क्लैरिटी होनी चाहिए बिटवीन आइडियल एंड आइडल. Ideal and idol. He said that the world that we live in is basically a world of idols, copies, imitations, duplicates. The world that we do not have access to is the world of ideal, perfect world. चलिए. अच्छा, now Plato ने क्या कहा? After all this, he said, now all art, according to Plato, remains a turning away from the truth. See, in the world of ideals, जो perfect world है, वहां पर everything is true, everything is good, everything is authentic. ठीक है. हमारी दुनिया में पोइट्री प्रोड्यूस होती है, हमारी दुनिया में पेंटिंग्स प्रोड्यूस होती हैं, राइट. All that art which is created in the world that we live in cannot be true, because truth कहाँ है? Truth is in a different realm altogether, right? So basically what Plato concluded after the theory of realms is कि जो art है, all sorts of art, not just painting, not just poetry, all arts are basically a turning away from truth. Art आपको truth नहीं बताती, instead it leads you away from truth. ठीक है. This is why Plato became an enemy of all the arts, including poetry. हाँ जी, चलिए. ऑलराइट. तो हमारे पास प्लेटो का वर्क आ जाता है. द वर्क इज कॉल्ड प्लेटोस रिपब्लिक. अच्छा, एक और टाइटल है जो ऑल्टरनेटिव टाइटल है प्लेटो को वर्क का, इट इज कॉल्ड ऑन जस्टिस. यू कैन बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि जो प्लेटो की रिपब्लिक है उसका एक ऑल्टरनेटिव टाइटल बताइए. द टाइटल इज ऑन जस्टिस. अब प्लेटो अपने इस वर्क में तीन चीजें करने वाले हैं. ही इज गोइंग टू अटैक पोएट्री, ही इज गोइंग टू टारगेट पोएट्री, ही इज गोइंग टू से पोएट्री इज बैड, पोएट्री इज यूजलेस, poetry has no value, right? But he's going to do that, he's going to claim all this based on three grounds. वो three grounds क्या क्या हैं? First is, प्लेटो कहने वाले हैं कि पोएट्री इज इमिटेटिव और माइमेटिक. माइमेसिस क्या होता है? माइमेसिस होता है कॉपी ऑफ समथिंग. ठीक है. माइमेसिस होता है अ डुप्लीकेट्स ऑफ समथिंग. ठीक है. तो प्लेटो क्या कहते थे कि पोएट्री इज नथिंग बट अ कॉपी. प्लेटो कहते थे कि पोएट्री ओरिजिनल नहीं है. प्लेटो क्या कहते थे कि
पोइट्री सिर्फ एक कॉपी है, कोई एक ऑथेंटिक चीज है, उसको सिर्फ कॉपी, उसको इमिटेट करने वाली चीज को पोइट्री कहते थे, ठीक है। सेकंड वो कहते थे कि पोइट्री इज सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों कहते थे, अब जैसे आपने थियरी ऑफ फॉर्म्स में समझ लिया होगा, प्राइमरी कहाँ है, इन द थियरी ऑफ रेल्म्स। हमारी दुनिया में क्या है, फिजिकल रेल में पोइट्री एग्जिस्ट करती है, तो पोइट्री क्या हो गई, सेकेंडरी हो गई, इट्स नॉट प्राइमरी, इट्स सेकेंडरी। थर्ड इज पोइट्री इज अ lie और पोइट्री इज फॉल्स, बिकॉज ट्रूथ, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो एग्जिस्ट करता है इन द आइडियल रेल्म। हमारे फिजिकल रेल्म में ट्रूथ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर पोइट्री कह रही है कि मैं आपको ट्रूथ बता रही हूँ, दैट पोइट्री इज एक्चुअली लाइंग, वो एक लाई है, एक झूठ है, राइट। अंडरस्टूड दीज थ्री ग्राउंड्स? हाँ जी, हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दीज थ्री ग्राउंड्स? देन वी विल मूव ऑन। अच्छा, टेलीग्राम आईडी देखिए, दोज ऑफ यू हु हैवंट जॉइन मी ऑन द टेलीग्राम, हम एंड में देयर आर डिटेल्स दैट आई हैव अटैच्ड हियर, वो देख लेना। टेलीग्राम आईडी डेफिनेटली ज्वाइन कर लो, बिकॉज क्लास के अलावा आपके रेगुलर क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस होते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, आपकी मास्टर क्लासेस होती हैं जहां पर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यू शुड नॉट बी मिसिंग ऑल दोज। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब जो प्लेटो है, उन्होंने एक बहुत फेमस चीज कही है। उन्होंने कहा, ये स्टेटमेंट जो है वो प्लेटो की है, उन्होंने कहा कि पोइट्री इज mere imitation, right? Poetry is nothing but copy. Now you people do understand, right? हमारे जो scholars हैं, उनको जो originality का idea है, जो authenticity का idea है, that used to please them a lot. They used to think everything that is original or authentic is good, right? So everything that was a copy was considered bad. So Plato claimed that poetry is basically nothing but an imitation. It is nothing but a copy. It is nothing but a duplicate copy. It is, therefore, poetry is not good. Now we'll see the assertions that Plato gave us. Plato said, all art, including poetry, painting, theater, is an inferior copy of the ultimate reality. Achha, let me just discuss in a very layman's language. You people know how there are brands, really big brands. Let's think of Adidas, right? Let's think of Puma. And they have these shoes, very, very expensive shoes, right? And when we see somebody wearing a product which is not the actual brand but an imitation of the brand, we kind of look down upon them. Do we do that? हम वही करते हैं ना. If somebody is wearing a brand which is not original, we kind of have a bad opinion of those people, है ना, because हमें लगता है कि वो they are wearing a duplicate copy of something original. तो हमारे minds में the original, the authentic has much value, while the copy or the duplicate has no value or bad value. Likewise, Plato को लगता था कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो ट्रूथ है, वो तो अच्छा है, दैट हैज वैल्यू, दैट हैज गुडनेस, बट पोएट्री इज नथिंग बट अ कॉपी, इट्स ओनली डुप्लीकेट. तो पोएट्री इज बेसिकली यूजलेस, देयर इज नो यूज ऑफ पोएट्री, राइट? Yes, should we saying Abibas and Pomar? That's right, exactly. वो होते हैं ना, there are copies of every brand, right? And we look down upon those copies. हमें लगता है कि copies हैं, so maybe they're not as good enough, है ना? So that's the idea here. चलिए, moving on. He said art is merely mimesis, that is an imitation of reality. Art is not reality in itself, only a copy of it. Art is an unfaithful representation of reality. अच्छा, now what Plato did is Plato said कि जो poets हैं, जो कहते हैं कि through our poetry हम सच बता देंगे, हम truth बता देंगे, they are basically lying. The reason he said this is because he said जो theory of जो आपका जो एक ideal world है ना, that is not even accessible to humans. We cannot even reach there, and because we cannot reach in that ideal world, we cannot have that truth of the ideal world, right? So every time a poet says that I am telling the truth through poetry, he's basically lying. He's basically unfaithfully representing a reality that he has not even accessed yet. Yes. Hanji, Hiva is saying when the painter paints the mountain, the painting is a copy of painter's mind and his imagination. That's right, yes. ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाती है प्लेटो की. प्लेटो सेड आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी. आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी. व्हाट डिड ही मीन व्हेन ही सेड दिस? लेट्स लुक एट दैट. प्लेटो की स्टेटमेंट है आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी. अब प्लेटो ने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, स्टेटमेंट को समझाने के लिए, अपनी जो रिपब्लिक है उसकी बुक 10 में एक एग्जाम्पल दिया है हमें. एग्जाम्पल दिया है ऑफ अ बेड. प्लेटो ने एग्जाम्पल दिया है हमें ऑफ अ बेड. बेसिकली प्लेटो ने क्या कहा है कि देखो, गॉड ने एक जो परफेक्ट गॉड, जो गॉड हैं, उन्होंने एक आइडिया क्रिएट किया है ऑफ अ परफेक्ट बेड, राइट? वो ओरिजिनल है, वो ऑथेंटिक है, वो रियल है, वो आइडियल है.
अब जो हमारा कारपेंटर है वो क्या करता है, कारपेंटर का काम क्या होता है, कारपेंटर का काम क्या होता है कि आप एक बेड क्रिएट करोगे बाय कटिंग वुड, राइट? तो कारपेंटर के माइंड में जो आइडिया है, जो आइडियल बेड का जो कॉन्सेप्ट है, जो गॉड ने क्रिएट करा है, उसको दिमाग में रखकर कारपेंटर विल कट आउट अ बेड फॉर यू. दैट बेड itself is a copy of the original idea. Now if a painter is going to make a painting of that bed, imagine जो कारपेंटर की ही जो क्रिएशन है वो पहले ही एक इमिटेशन है. अब जब पेंटर उसकी पेंटिंग बनाएगा वो तो एक और इमिटेशन हो जाएगी, राइट? सो द पेंटिंग बिकम्स एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन. लाइकवाइज पोइट्री भी बन जाती है इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन. थिंक ऑफ इट लाइक दिस इज गॉड्स बेड or God's idea of an ideal bed. Then we have the carpenter's bed. Then we have the poet's or the painter's bed. Now, the original bed here is the God's bed. The original, authentic, real bed is the God's bed. The carpenter makes a bed based on the idea of God's bed. Then we have the poet who creates poetry, who creates a painting based on the creation of the carpenter. So carpenter जो कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम first imitation, और जो poet कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे second imitation. अब देखो हो गया ना, there are two levels of imitation, right? Two levels, that means art is twice removed from reality. There is reality and then there's something else and then there is art, right? So art becomes twice removed from reality. जो art का और जो reality का distance है वो double है, right? dual है वो distance, is what Plato was saying, right? So this basically he was saying कि art is nowhere close to reality. Art is second imitation. Yes, second level imitation. You have to understand, the carpenter creates an actual bed. This would be the first imitation. Then the poet or artist only produces a superficial imitation of the carpenter's bed. So what the poet is creating is basically a second imitation, and hence twice removed from reality, twice removed from the truth. Any poem, any painting is not the reality, rather it is a second copy of the reality, is what Plato was claiming, right? This is why he said, he made this famous statement that art is twice removed from reality. So basically जब artist हैं वो कोई original चीज create नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, he is only an imitator, he is only somebody who copies things, right? He creates nothing original, nothing authentic, is what Plato claimed. हाँ जी, copy of copy, yes, exactly. Art is basically a copy of another copy. Yes, that art is twice removed from reality. चलिए moving on. अच्छा, प्लेटो के इसके अलावा और भी काफी सारे अटैक्स हैं जो उन्होंने पोएट्री के ऊपर माउंट कर दिए थे एक के बाद एक, ठीक है? पहला अटैक ये है कि आर्ट क्या करती है, इट करप्ट्स सोसाइटी एंड देयरफॉर शुड बी डिस्करेज्ड. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ कल्चर्स होते हैं जहाँ पर नाच गाना खराब माना जाता है, राइट? देयर आर सम कल्चर्स जहाँ पर डांसिंग एंड सिंगिंग एंड एंजॉयिंग इज कंसीडर्ड बैड, right? They look down upon people who practice dancing and singing professionally, है ना? Because there has been this mindset कि जो नाच गाना है, जो entertainment है, that is bad, है ना? तो प्लेटो भी यही कहते थे कि जो पोइट्री है वो बेसिकली क्या करती है, सोसाइटी को करप्ट कर देती है, सोसाइटी का जो यूथ है उसको मॉरली डिग्रेड कर देती है ना? तो ये उनका पहला अटैक है ऑन पोइट्री, राइट? नेक्स्ट अटैक इज poetry is false and immoral and poets are liars. Look at the kind of radical statement that Plato made. He said poets क्या हैं, झूठे हैं, poets are liars. That's a very radical statement to make. तो हम देखेंगे in the entire history of English literature we will see people, we will see critics जो आएंगे और वो वर्क्स लिखेंगे और वो पोइट्री का जो प्लेटो का ये एक अटैक है ना, इसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे, उसको निगेट करने की कोशिश करेंगे. हमारे पास फिलिप सिडनी आएंगे, हमारे पास पीबी शेली आएंगे. अब ये राइटर्स क्या करेंगे, ये कहेंगे कि नहीं, what Plato said was not true, let us give us the proofs, they'll give us proofs, right? So ये जो एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बार बार एको होगी थ्रू आउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म. इसीलिए जो प्लेटो है वो हमारा बेस है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म सारा प्लेटो के ऊपर बना हुआ है, ठीक है? हाँ जी, ऑलराइट. नेक्स्ट अटैक इज आर्ट हैज नो वैल्यू बिसाइड्स एंटरटेनमेंट और प्लेजर. दे सेड कि आर्ट का कोई यूटिलिटेरियन पर्पस नहीं है.
Plato was looking at art from a utilitarian point of view, because there's a point of view which says ki if something has value, if something has use, it is good, otherwise it's not, right? So art does nothing. Art only entertains, art only gives pleasure, art only gives delight. They said uske alawa there's no value. It's not giving something to society, it's not giving something to the people of society, right? It's not improving the society. So he said ki isliye art is basically useless. Next, the artist pretends to know the truth he's representing, but in reality he is ignorant. See, Plato said एक realm of ideals है जिसको ह्यूमंस एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो आर्टिस्ट कभी उस realm of ideas में गया नहीं है, उसने वो आइडियल परफेक्ट ट्रूथ देखा नहीं है, तो आर्टिस्ट ऐसे कैसे कह सकता है कि इन माय पोएट्री आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ? ट्रूथ तो आर्टिस्ट ने कभी एक्सेस किया ही नहीं, किसी भी ह्यूमन ने वो ट्रूथ एक्सेस नहीं किया है. इसीलिए when an artist says कि I am telling the truth, he is basically lying, he is basically pretending to tell the truth, but he is not telling the truth itself. All right, next, yes, okay. अच्छा, अब उस टाइम के जो पोएट्स थे वो क्या करते थे, उस टाइम के जो ग्रीक गॉड्स थे ना, विच वर मेनी इन नंबर, दे डिड नॉट हैव वन ग्रीक गॉड, देयर वर मल्टीपल ग्रीक गॉड्स. वो जो ग्रीक गॉड्स थे उनको जो रिप्रेजेंट करते थे इन पोएट्री, वो जो रिप्रेजेंटेशन थी, दे यूज्ड टू शो गॉड्स हैविंग वीकनेसेस, दे यूज्ड टू शो गॉड्स हैविंग weaknesses, or you could say infirmities, much like humans have weaknesses, much like humans have flaws. तो वो ऐसे represent कर देते थे poets gods को कि gods में भी weaknesses हैं, flaws हैं, right? And Plato को ये चीज काफी खराब लगती थी कि how can they represent God having weaknesses? gods को ऐसी light में क्यों represent कर दिया है, ठीक है? That was the next attack जो Plato mount करते हैं on poetry. Next is poetry or art in general is a copy of a copy. ये आपका सेकंड आर्ट बीइंग सेकंड सेकंड कॉपी ऑफ समथिंग, वो वाला आइडिया आ जाता है. देन वी हैव दीज आर mere copies of the ideal reality and distortions of truth, valueless and indeed potentially misleading. I hope this much is understood. Then we'll move on. yes okay, ठीक है. अच्छा, अब एक बहुत ही फेमस हमारे पास एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकली रेलेवेंट जो हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है प्लेटो की, वो कहते थे बैनिश द पोएट, राइट? प्लेटो का बेसिकली ये था, प्लेटो मानते थे कि एक रिपब्लिक बनाऊंगा, राइट? देयर शुड बी अ रिपब्लिक बेसिकली व्हेन ही सेड एक रिपब्लिक बनाएंगे, रिपब्लिक का मतलब था प्लेटो चाहते थे कि जिस स्टेट में वो रहते हैं वो स्टेट में हर कुछ परफेक्ट हो, पॉलिटिकली वो परफेक्ट हो, इकोनॉमिकली वो परफेक्ट है, कल्चरली वो परफेक्ट हो, राइट? एक आइडियल स्टेट हो, एक यूटोपियन स्टेट हो. उस यूटोपियन स्टेट का नाम प्लेटो ने क्या दिया था? रिपब्लिक. यूटोपियन स्टेट का नाम क्या दिया था? रिपब्लिक. Now Plato wanted that everything in this state, in this utopian state called republic, should be perfect, should be ideal, should be in harmony. There should be no disorder, there should be no disturbance. Right? Now, poet, he said, is somebody who corrupts the mind of the youth. Poet, he said, is somebody who's not telling the truth. So definitely poet is going to disturb this यूटोपियन स्टेट. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पोएट को क्या करते हैं, निकाल ही देते हैं. लेट द पोएट गो, लेट्स जस्ट बैनिश हिम फ्रॉम द रिपब्लिक, लेट्स नॉट गिव हिम एनी स्पेस इन आवर सिटी. ठीक है, इसीलिए प्लेटो ने ये रिमार्क दिया है हमारे पास कि बैनिश द पोएट, send him away, exclude him from our city, let's not give him any space to live anywhere. हाँ जी. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोएट्स एक्सक्लूजन और punishment of the poets, and banishment of the poets from republic, right? Then we have, in such a republic there's no room for poets because they corrupt the society, they corrupt the youth especially of the society. हाँ जी मैम, आपके notes कहाँ मिलेंगे? I'll send you the PDFs as well. Banish poets from ideal republic, yes, very correct. चलिए moving on. Now we come to Aristotle. अच्छा, I hope you people have understood. There was Socrates, the earliest Greek philosopher. Socrates के student was Plato. Plato के student comes Aristotle. Aristotle was a student of Plato. He was a pupil of Plato, and he was also the tutor of Alexander the Great. Aristotle himself was a very, very capable student, right? This is why he also acted as the tutor. He acted as a tutor. He acted as a teacher to Alexander the Great. Now, much like Plato had a higher education का जो institute है जिसका नाम academy था, Aristotle का भी एक institute था. Aristotle के institute का नाम क्या है? Lyceum. Lyceum. ये एक potential question बन जाता है
कि प्लेटो का जो हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट था उसका नाम बता दीजिए, विच इज अकेडमी, या फिर एरिस्टोटल का जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम बता दीजिए, विच इज लिसियम. रिमेंबर द स्पेलिंग्स, LYCEUM, लिसियम. यस, ऑलराइट. सो देखो, जैसे प्लेटो ने अपना जो लिटरेरी ओपिनियन दिया है वो दिया है रिपब्लिक में, ऐसे ही जो एरिस्टोटल थे उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया है इन अ वर्क कॉल्ड पोएटिक्स, एंड पोएटिक्स हैज अ टोटल ऑफ 26 चैप्टर्स. नाउ व्हाट आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू रिमेंबर इस सब में से इज कि प्लेटो का जो रिपब्लिक है उसमें 10 बुक्स हैं या फिर 10 चैप्टर्स हैं. लाइकवाइज जो एरिस्टोटल की पोएटिक्स है उसमें 26 चैप्टर्स या 26 बुक्स हैं. ये जो नंबर्स हैं, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, दिस विल बी आस्क्ड इन यूजीसी नेट एग्जाम, कभी तो पूछ ही लेते हैं. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. जस्ट रिमेंबर रिपब्लिक, प्लेटो's रिपब्लिक हैज 10 books and Aristotle's Poetics has 26 chapters. You can think of 26 alphabets, ऐसे याद रख सकते हो, 26 chapters, 26 alphabets, right? English alphabet. चलिए अब हमारे पास आ जाता है कि एरिस्टोटल का जो आइडियाज हैं वो काउंटर पार्ट of Plato's Republics. Now a lot of you might be thinking कि since these are teacher and student, how come their ideas were not similar, right? But Plato was a teacher, right? And a teacher का एक काम क्या होता है, टीचर की एक ड्यूटी क्या होती है कि अपने स्टूडेंट को capable बना ले of critical thinking, right? So Plato did not make Aristotle a slave to his teachings, right? He did not. तो Aristotle ऐसा नहीं है कि अपने टीचर के exact सारे जो ideas हैं उनको ही एक्सेप्ट करके उनको ही सच मानकर चलते थे. नहीं, एरिस्टोटल वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही वाज अ फिलोसोफर थिंकर हिमसेल्फ, राइट? ही वाज वेरी कैपेबल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. तो उन्हें जहां जहां लगा कि नहीं, आई डोंट अग्री विद माय टीचर्स ओपिनियंस, ही डिड नॉट अग्री. ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे पास प्लेटो की लिटरेरी थियरी और जो एरिस्टोटल की लिटरेरी थियरी है वो लिटरली काउंटर पार्ट्स है, वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के. चलिए लेट्स लुक एट दैट नाउ. Aristotle challenged the literary theory of his teacher Plato. एरिस्टोटल बेसिकली क्या करने वाले हैं, जितने भी अटैक्स प्लेटो ने माउंट कर दिए हैं पोइट्री के ऊपर, एरिस्टोटल पोइट्री को बचाने वाले हैं. ही इज गोइंग टू डिफेंड पोइट्री अगेंस्ट ऑल दीज अटैक्स, राइट? शुभी सेज ही वाज अ पॉलीमैथ. एग्जैक्टली, ही वाज अ पॉलीमैथ. दिस इज व्हाट आई सेड. ये जो लोग हैं, जो एरिस्टोटल हैं, प्लेटो हैं, दीज वर नॉट पीपल जो सिर्फ एक स्टडी पढ़ते थे, राइट? अब हमारे पास ऐसा हो गया कि जो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमारा जो स्टडी की फील्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, है ना? वो बहुत कैटेगराइज हो गई हैं. आपके पास आर्ट्स होता है, साइंस होता है, आपके पास मेडिकल होता है, नॉन मेडिकल होता है. उस टाइम पर ये नहीं होता था. If there was a thinker, if there was a scholar, they used to study everything in their interest. वो astronomy पढ़ लेते थे, astrology पढ़ लेते थे, geometry पढ़ लेते थे. Aristotle used to study geometry also, right? वो सारे जो subjects हैं वो सब पढ़ लेते थे. They used to have opinions about everything. इसीलिए Aristotle was a polymath. Poly मतलब multiple, right? So multiple subjects पढ़ने वाले को हम बोल देते हैं polymath. चलिए, Aristotle challenged the literary theory of his teacher. Okay, we are done with this. We've understood कि क्या Aristotle क्या करने वाले हैं. Basically, जितने भी poets जो जितने भी प्लेटो ने attacks कर दिए हैं, अब वो सारे वो poetry को बचाने वाले हैं from all these attacks. He is going to give us justifications कि why is poetry good enough, right? चलिए, let's move on now. Aristotle about imitation. अच्छा, first of all, Aristotle agrees with Plato that all art is imitation. Now Aristotle क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अपना एक जो रीजनिंग स्टार्ट करेंगे वो ये कहकर स्टार्ट करते हैं. गुड आफ्टरनून देवाशीष, यू जॉइंड अ लिटिल लेट. हाँ जी, तो बेसिकली एरिस्टोटल क्या कहने वाले हैं, एरिस्टोटल कह रहे हैं कि देखो, आई एग्री विद प्लेटो कि सारी आर्ट इमिटेशन ही है. आई एग्री विद प्लेटो दैट ऑल आर्ट इज नथिंग बट इमिटेशन. सी व्हेन आई से इमिटेशन, व्हाट आई मीन इज, जब एक पेंटर एक पेंटिंग बनाता है, ही हैज सम ऑब्जेक्ट इन माइंड. वो एक ट्री की पेंटिंग बना देते हैं, एक इंसान का स्कल्पचर बना देते हैं, राइट? स्टोन में स्कल्पचर बनाते हैं, या फिर कोई भी एक मॉडल होता है ना माइंड में, राइट? सो वो मॉडल को इमिटेट कर रहे होते हैं. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस. पोएट्री में भी क्या होता है, पोएट के माइंड में एक आइडिया आता है, एक थॉट आता है, और वो उसको पेन डाउन कर देता है. तो ओरिजिनल कहाँ गया? ओरिजिनल तो उनके माइंड में है, जो ऑथेंटिक थॉट है. तो जो लिखा गया है, जो लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है, दैट इज नथिंग बट एन इमिटेशन. तो एरिस्टोटल ने कहा कि हाँ, I do agree. It's okay, देवाशीष. हाँ जी, he said I do agree that प्लेटो जो कह रहे थे वो सही है. आर्ट इमिटेशन तो है, let's agree with that. But he said what is wrong with it being an imitation? Imitation खराब क्यों है? Imitation can be good. अब हमारे जो एरिस्टोटल हैं, he said कि जो imitation है
वो एक हेल्दी एंड नेचुरल चीज़ है। ही सेड जो इमिटेशन है ना, जो कॉपी करने की अर्ज है, वो ह्यूमन्स में इंस्टिंक्टली आती है। ह्यूमन्स के अंदर वो पहले ही होती है। वी ह्यूमन्स डिराइव प्लेज़र, वी डिराइव डिलाइट जब हम किसी चीज़ को कॉपी कर पाते हैं। जैसे कि बर्ड्स होते हैं, व्हेन बर्ड्स मेक वेरी वेरी प्रिटी साउंड्स, हम उनको अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कॉपी करने की कोशिश करते हैं ना, कि लेट्स जस्ट ट्राई टू रिक्रिएट द सेम साउंड जो हमने नेचर में सुना था। या फिर जो रिवर का साउंड होता है, व्हेन अ रिवर फ्लोज, राइट, दैट साउंड पीपल ट्राई टू अटेम्प्ट टू रिक्रिएट दैट साउंड, है ना। तो हमारे पास ओरिजिनल चीजें तो हैं, बट हमारी ह्यूमन अर्ज होती है एक, कि हम उस चीज को रिक्रिएट कर पाएं, उस चीज को कॉपी कर पाएं। तो एरिस्टोटल बेसिकली क्या कह रहे थे कि this imitation factor is not bad. It's in fact it's very healthy. It's a genuine, healthy, impulsive, instinctive thing जो humans में होती है, right? So he said imitation. He said imitation is instinctive to all the humans. Therefore, imitation, according to Aristotle, gives us pleasure. Now you understand Aristotle ने जो अपना एक reasoning start करी है, वो कैसे start करी? उन्होंने कहा कि see, I do agree with Plato, I do agree with my master, I do agree with my teacher that all art is actually imitation. He said, but I don't agree with him that all imitation is bad. I don't agree with him just because something is mimetic. Another word for imitation is mimetic. Just because something is mimetic, just because something is a copy, does not mean it is necessarily going to be bad. No, he said humans hai hum, and we do enjoy imitating things. We enjoy, we derive pleasure from those imitations. So why is it bad? हाँ जी, चलिए, humans have innate ability to imitate. That's very correct, शुभांगी. Okay, चलिए लेट्स मूव ऑन। अब हम आ जाते हैं एरिस्टोटल के आइडियाज पर। अब एरिस्टोटल ने कहा कि देखो, इमिटेशन तो पहले अच्छा होता है, इमिटेशन डज नॉट हैव एनी फ्लॉ, इट्स नॉट बैड, लेट्स लीव प्लेटो बिहाइंड, इमिटेशन इज नाइस। ओके, एरिस्टोटल ने इतना कह दिया। अब एरिस्टोटल कहने वाले हैं कि इमिटेशन पॉसिबल कैसे होता है। 3 चीजों से पॉसिबल होता है, रिदम, लैंग्वेज, हार्मनी। सपोज आप कहीं जा रहे हो एंड यू हियर अ ट्यून इन समवेयर, राइट, यू गोइंग इन द स्ट्रीट्स, आप एक ट्यून सुन लेते हो, घर जाके आप अपना कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकालते हो एंड यू ट्राई टू रिक्रिएट दैट ट्यून। तो वो जो रिदम है, वो जो हार्मनी है, आप उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, वो हार्मनी आपके लिए एक मीडियम है, एक मीन्स है ऑफ इमिटेशन। ठीक है, लाइकवाइज सपोज आपने कुछ देखा, कोई थॉट आया, कोई बहुत खूबसूरत सी चीज देख ली, एंड यू गो होम एंड यू वांट टू रिक्रिएट इट, यू वांट टू राइट अ पोएम अबाउट इट, राइट। A lot of people write poems about things that they get influenced by, right? तो अगर आप ऐसा, because देखो वर्ड्सवर्थ के एक बहुत फेमस पोएम है डेफोडिल्स, तो उसमें स्पीकर क्या करते हैं, वो डेफोडिल्स को देखते हैं, फ्लावर्स को देखते हैं, एंड उनको वो फ्लावर्स देखकर ही बिकम सो मेस्मराइज्ड बाय दैट ब्यूटी कि वो घर जाकर उसके बारे में एक पोएम लिख देते हैं, है ना। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंग्वेज के थ्रू वो ब्यूटी को इमिटेट करने की कोशिश किया इनटू पोएट्री, है ना। सो ये 3 जो मीडियम्स हैं माइमेसिस के इमिटेशन के, वो क्या क्या हैं, रिदम, हार्मनी एंड लैंग्वेज। नाउ एरिस्टोटल सेड कि जो एक ड्रामा होता है, अब वो पोएट्री से ड्रामा पे आ गए हैं, ठीक है, ड्रामा मतलब प्लेस। तो वो कहते हैं कि जो प्लेस होते हैं ना, उसमें ये तीनों मीडियम्स ऑफ इमिटेशन यूज होते हैं। इन ड्रामा, लैंग्वेज, रिदम एंड मेमोरी, ऑल 3 आर यूज्ड फॉर माइमेसिस। हाँ जी, Ayushi says Plato says that poetry is 2 times bad. Okay, chaliye, let's move on. Now we have Aristotle, who gave us the 6 elements of tragedy. These elements are probably the most important part of poetics. Aristotle ने जो अपना poetics work दिया है, जिसमें 26 chapters हैं, उसमें सबसे important जो आपका एक concept है, वो ये है, the 6 elements of tragedy. अब देखो एरिस्टोटल ने कैसे स्टार्ट किया था। He was talking about poetry first. उन्होंने पोएट्री डिफेंड किया, देन ही केम टू ड्रामा। उन्होंने कहा कि ड्रामा में माइमेसिस के लिए 3 एलिमेंट्स होते हैं, विच 3 एलिमेंट्स, दीज 3 एलिमेंट्स। देन नाउ ही इज फाइनली कमिंग टू वन टाइप ऑफ ड्रामा विच इज ट्रेजेडी। ट्रेजेडी, नाउ एरिस्टोटल इज स्पेसिफिकली गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली वन काइंड ऑफ ड्रामा विच इज ट्रैजिक ड्रामा। जो ट्रेजेडीज जिनको हम बोलते हैं, शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज हम जिनको बोलते हैं, राइट, हैमलेट को हम बोलते हैं, मैकबेथ बोलते हैं ना। तो अर्ली और जो एंशियंट टाइम्स में भी जो ट्रेजेडीज थी वो बहुत पॉपुलर थी। इनफैक्ट ट्रेजेडी वाज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रामा जो उस टाइम पर प्रैक्टिस की जाती थी, ठीक है। तो ही इज गोइंग टू गिव अस 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। अच्छा, ये की नोट है, ब्रैकेट्स में है, जस्ट बिकॉज पेरेंथेसिस में है डज नॉट मीन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। कभी कभी आपको ये ऑर्डर में पूछ सकते हैं,
which element according to Aristotle is the most important in drama and tragedy? सबसे most important कौन सा है? Plot है. Least important कौन सा है? ये है. ठीक है, तो we'll talk about it. मैम even plot is included in Aristotle tragedy. हाँ जी. चलिए, तो फर्स्ट एलिमेंट जो एरिस्टोटल हमें देते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं कि देखो कोई भी ट्रेजेडी 6 चीजों से बनी होती है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो पहली चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्लॉट. प्लॉट क्या होता है? कहानी, नैरेटिव. जो कहानी है वो किस सीक्वेंस में हो रही है, जो इवेंट्स हैं वो किस सीक्वेंस में हो रहे हैं, उसको बोल देते हैं हम प्लॉट. ठीक है. प्लॉट का जो उन्होंने एक और नाम दिया था, उन्होंने बोला था इसको माइथोस. माइथोस या फिर सिंपली प्लॉट. सबसे इंपॉर्टेंट तो प्लॉट ही है ना. आप कहीं थिएटर देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए स्टोरी ही होती है. और भी चीजें होती हैं उसके अराउंड, जैसे कि एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, या फिर उनका जो म्यूजिक है मूवी का वो कैसा है, वो चीजें हैं, मगर वो सेकेंडरी होती हैं. प्राइमरी क्या होता है? प्लॉट. तो एरिस्टोटल भी यही कह रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ट्रेजेडी में? द प्लॉट और माइथोस. द टर्म दैट ही यूज्ड वाज माइथोस. नेक्स्ट ही सेड इज एथोस, कैरेक्टर. अब मूवी का स्टोरी समझ आ गई, उसके बाद आपको सेकंड चीज क्या समझ आएगी? जो मूवी का जो एनालॉजी मैं दे रही हूँ इज नॉट इन रियल लाइफ एनालॉजी. बेसिकली आपको थिएटर समझाने के लिए आई एम कंपेयरिंग इट टू मूवी. ठीक है, तो आप मूवी देखने जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप स्टोरी देख लेते हो. स्टोरी के बाद आप क्या करते हो? नेक्स्ट चीज जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है इज द कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स रिलेटेबल है या नहीं है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है या नहीं है, कैरेक्टर्स आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, राइट. सो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कैरेक्टर्स. उसके लिए जो टर्म एरिस्टोटल यूज करते थे इज एथोस. एथोस. जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट पीपल, जस्ट अ मिनट. हाँ जी, ऑल राइट. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थॉट. थॉट हो जाएगा बेसिकली व्हाट इज द थॉट, व्हाट इज द आइडिया दैट दिस वर्क इज ट्राइंग टू कन्वे, वो थॉट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आ जाएगा लैंग्वेज, डिक्शन, की जो ट्रेजेडी है वो किस तरह की लैंग्वेज में लिखी गई है. जो ट्रेजेडी लिखने वाला जो राइटर था, पोएट था, उसकी चॉइस ऑफ लैंग्वेज क्या है, उसको बोल देते हैं हम डिक्शन. नेक्स्ट इज म्यूजिक एंड फाइनली वी हैव ऑप्सिस या फिर विजुअल कंटेंट. ऑप्सिस क्या होता है? ऑप्टिकल से रिलेटेड. ऑप्सिस देयर समथिंग दैट यू कैन व्यू. बेसिकली इसको हम स्पेक्टिकल भी बोल देते हैं. स्पेक्टिकल भी बोल देते हैं. देखो, when you go to watch a play, ऐसा होता है ना, there's a stage, there are stage decorations, एक set होता है पूरा, there are people who are wearing certain costumes, क्या, ताकि आपको विजुअली, ऑडियंस को विजुअली अपीलिंग लगे वो चीज. तो वो हो गया आपका ऑप्सिस या फिर विजुअल कंटेंट. सो दिस इज द ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, दिस इज आल्सो द हायरार्की. दिस इज आल्सो द हायरार्की. Most important to least important element of tragedy. Aristotle, who gave us 6 elements of tragedy in his book Poetics, and he said the most important one is plot, then comes character, then comes thought, then comes language, melody, and last में आता है आपका spectacle, जिसको कभी कभी हम visual content या ऑप्सिस भी बोल देते हैं. ये हमारे लेमैन लैंग्वेज वाली जो इंग्लिश के टर्म्स हैं वो हैं, और ये आपके जो एरिस्टोटल ने टर्म्स यूज किए थे, माइथोस, एथोस, ये वो हैं. ठीक है. हाँ जी, चलिए लेट्स मूव ऑन. नाउ अब डिटेल में बात कर लेते हैं. एरिस्टोटल ने कहा कि देखो मिथ्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, प्लॉट तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही. तो लेट्स टॉक अबाउट प्लॉट फर्स्ट. तो उन्होंने कहा कि जो प्लॉट है ना, दैट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी. विदाउट अ गुड प्लॉट द ट्रेजेडी विल नॉट होल्ड टुगेदर. जैसे बिना किसी अच्छे कहानी के एक मूवी नहीं चल सकती, ऐसे ही विदाउट अ गुड प्लॉट इवन अ ट्रेजेडी और अ प्ले इन जनरल विल नॉट होल्ड टुगेदर, राइट. इट विल नॉट बी सक्सेसफुल. Plot will include all the turn of events. It will be full of surprises. There will be suspense, right, all that. Then the plot must be an organic whole. इसको बोलते हैं concept of organic unity. अब एरिस्टोटल कहते थे कि जो किसी भी स्टोरी का प्लॉट होता है, that has to be an organic whole, just like an organism. जैसे humans are organisms, animals are organisms. हमारे different body parts होते हैं, but together they make up the human body, right? Much like that, जो एक ट्रेजेडी है उसके भी जो 6 पार्ट्स हैं, they should come together and make a unified whole, जिसको वो बोलते थे concept of organic unity. Concept of organic unity, right? चलिए moving on. अच्छा, now we have the probably most, like I said, it's also a very very important portion जो एरिस्टोटल की पोएटिक्स से आता है. एरिस्टोटल जिनकी पोएटिक्स में 26 चैप्टर्स हैं, 26 चैप्टर्स इन टोटल, उसके चैप्टर 6 में एरिस्टोटल ने हमें दी है डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी. दिस वन डेफिनेशन commands questions very very often in UGC net. This one definition has many layers to it, so let's dissect this definition one, line by line, word by word, right? So we are saying
And basically Aristotle said tragedy is an imitation. First thing is it's an imitation, it's a copy of an action that is serious. Now of course it's a tragedy, it's not comedy, so the action is going to be serious, it's not going to be funny, it's not going to be humorous, right? The action is serious. Second, he said the action is complete. The action should not be ending abruptly. Complete hona chahiye. There has to be a beginning, there has to be a middle, and there has to be an end. Action should be complete and of a certain magnitude. By magnitude he meant length. Let's say आपकी एक movie है which goes on for 10 hours. Will you enjoy that movie? No matter how good that movie is, if that magnitude goes on for too long, you won't be able to enjoy it, right? That movie will not hold your interest. Similarly, अगर एक play है which does not have a good magnitude, which does not have a manageable magnitude, तो क्या होगा? You will not be able to enjoy that particular play. तो जो play होना चाहिए वो within 1 day या 24 hours या कुछ एक hours में देख ले audience, ऐसा होना चाहिए, right? So by magnitude he basically meant length. That length should be practical, it should be feasible ताकि audiences देख ले उसको process कर ले and then the audience can go back home. ठीक है? It should not extend to months or years. That is magnitude. Now, in language embellished with each kind of artistic ornament, he said जो language होनी चाहिए poetry की should not be basic language, it should be ornamental language, language which is flowery, language which has some ornamentation, right? Because आपने देखा होगा जिस language में हम बोलते हैं that is very plain, very basic, but जब जिस language में हम लिखते हैं, poetry लिखते हैं या फिर novels लिखते हैं, that language has many metaphors and similes and alliteration, हम सारी devices use करते हैं, है ना? तो that language should have some ornamentation to it, is what Aristotle said. Next he said yeah, there were several kinds being found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative. Acha, he said, look, since it's a play, it's going to be performed on stage, it should not be narrative, it should not be telling a story, instead it should be showing a story. Yahi difference hai na between a novel and a play. Novel narrates the story, play shows the story. So he said कि जो play है उसमें action होना चाहिए, narrative कम होना चाहिए, action ज़्यादा होना चाहिए. Action is more important to tragedy than narrative, though through pity and fear affecting the proper purgation of these emotions. Now next हमारा जो keyword आ जाता है हमारे पास, that is pity and fear. अब एरिस्टोटल क्या कह रहे हैं कि when you go and watch a tragedy being performed on stage, that tragedy should arouse the feelings of pity and fear in the audience. You know, उनको डर लगना चाहिए, उनको तरस आना चाहिए, ठीक है? So both these feelings should be aroused, and then क्या होना चाहिए? These feelings have to be removed from the humans. Basically एरिस्टोटल मानते थे कि जो pity और fear वाली जो feelings हैं, these are bad feelings, ठीक है? So there should be a way that feelings should be removed ताकि जो humans हैं, human का soul है, humans का जो mind है, वो purify हो जाए. तो वो purgation बहुत जरूरी है, right? तो एक जो good tragedy, एक good tragic play क्या करेगा? वो audiences के अंदर पिटी एंड फियर अराउज करेगा और फिर उसकी पर्गेशन कर देगा. अराउज होकर वो रिमूव हो जाएगी, राइट? क्लेंजिंग हो जाएगी, एक तरह से प्योरीफाई हो जाएगी. उसको बोलते हैं हम कैथारसिस. दिव्या इज वेरी राइट. कैथारसिस सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल रिलीज और पर्गेशन और क्लैरिफाइंग और प्योरीफाइंग. ठीक है, तो ये हमारे एरिस्टोटल ने जो डेफिनेशन दी है ट्रेजेडी की, वो आपकी पूरी डेफिनेशन हो गई. इसको बाय पार्ट समझिए. द वर्ड्स दैट आई हैव हाइलाइटेड हियर, ये की वर्ड्स हैं, इनको समझ लीजिए. ओके, चलिए, पर्गेशन, यस, लेट्स मूव ऑन. अच्छा, एरिस्टोटल के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि एरिस्टोटल ने यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन और यूनिटी ऑफ टाइम की बात की थी. दैट इज अ मिसकंसेप्शन. एरिस्टोटल ओनली टॉक्ड अबाउट वन यूनिटी, दैट इज unity of action. He did not talk about unity of place and action. That was something जो later critics ने attribute कर दिया है कि नहीं, एरिस्टोटल ने तो action of place, place और time की भी बात करी थी, but actually he only talked about unity of action. ठीक है, I hope this is clear. चलिए, let's move on. अच्छा, अब जब एरिस्टोटल कह रहे थे कि प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट है, माइथोस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जो प्लॉट होता है वो दो तरीके का होता है. देयर इज अ सिंपल प्लॉट, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट. सिंपल प्लॉट में क्या होगा? कोई पेरिपेटाया या फिर कोई एनाग्नोरिसिस नहीं होगा. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट दीस टर्म्स आर. You have anagnorisis and you have peripeteia.
उन्होंने कहा कि सिंपल प्लॉट में ये चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट होगा उसमें दोनों चीजें होंगी, राइट, दोनों चीजें होंगी। सो उसमें आपके पास एनाग्नोरिसिस भी होगा, पेरिपेटाया भी होगा। अब एनाग्नोरिसिस क्या होता है? अच्छा, आपने मूवीज देखी होंगी जिसमें आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट मूवी चल रही है, राइट, एक टाइम आता है जब कैरेक्टर को रियलाइज होता है कि अच्छा दिस पर्सन इज दैट पर्सन, राइट, वो जो रिकग्निशन वाला एक पॉइंट आता है ना, व्हेन ही रियलाइजेस, जैसे इंडियन मूवीज में भी होता था, 1980s 1990s की मूवीज में होता था कि they used to be two brothers and they used to be not they used, उनको ये पता नहीं होता था कि they were brothers, right? So that element, एक point आता था when they used to recognize each other कि अच्छा, do we know each other, we are related, we are blood, we're related by blood, we are sisters, we are brothers, ऐसा कुछ। तो वो जो point of recognition आता है उसको बोलते हैं एनाग्नोरिसिस। पेरिपेटाया किसको बोलते हैं? देखो, अब एरिस्टोटल क्या कह रहे थे कि देखो ट्रेजेडी है, एक इंसान होगा, एक प्रोटैगनिस्ट होगा, उसका कुछ उसके साथ गलत होगा, तब उसका डाउनफॉल स्टार्ट होगा, है ना? तो उसका जो फॉर्च्यून्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, बेसिकली उनके साथ जो भी हो रहा है दैट इज गोइंग टू गेट रिवर्स, उसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, या फिर उसको एक सिंपली एक वर्ड दे दिया गया है, पेरिपेटाया। ठीक है, हाँ जी, एग्जैक्टली, इडिपस रेक्स में ये होता है। यस, वेरी गुड आस्था, वेरी गुड। चलिए, यस, तो हमारे पास क्लियर हो गया है कि एरिस्टोटल ने कहा है कि जो मिथ माइथोस है, दिस इज एक्चुअली माइथोस। जो माइथोस है, जो आपका प्लॉट है, वो दो तरह का होता है, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स वन, देयर इज अ सिंपल वन। कॉम्प्लेक्स में यू विल हैव बोथ पेरिपेटाया एंड एनाग्नोरिसिस। आई होप बोथ दीज टर्म्स आर क्लियर नाउ। इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं इन यूजीसी नेट, दैट व्हाट इज एनाग्नोरिसिस, व्हाट इज पेरिपेटाया, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए, लेट्स मूव ऑन। नाउ वी हैव एरिस्टोटल, second element of Aristotle, that which is character or ethos. Just a minute, give me a minute, people. According to Aristotle, tragedy fall from a great position called hamartia. I'll come to that, yeah, in a while. ठीक है, चलो अब character की बात आ जाती है। Now what Aristotle said is that किसी भी tragedy में जो character है ना, जो protagonist होना चाहिए, he has to be a very very good character, very likable character who's from a good family, एक good social standing से भी होने चाहिए, plus उनका जो moral character होता है वो भी बहुत refined, बहुत upright होना चाहिए। ठीक है, a very likable character in short, है ना, एक बहुत ही noble character होना चाहिए। he should be a good man, उनकी social standing भी अच्छी होनी चाहिए, and he should be noble by nature। क्योंकि जब ऐसे कैरेक्टर की, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्योर है, काइंड हार्टेड है, जब ऐसे कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा होता है, तो द ऑडियंस आल्सो बिकम्स अटैच्ड टू दैट कैरेक्टर, है ना? तभी आपकी जो ट्रेजेडी है वो सक्सेसफुल हो पाएगी, अगर ऑडियंस कैरेक्टर के साथ, उसकी उसकी सफरिंग्स के साथ कनेक्ट कर पा रही है, राइट? अगर किसी बुरे इंसान के साथ बुरा होगा, ऑडियंस विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट, ऑडियंस विल नॉट सिंपैथाइज। तो ट्रेजेडी में एक आइडियल कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट कौन होगा? जो इंसान तो अच्छा है, बट ड्यू टू हमार्शिया, विच इज एरर ऑफ जजमेंट, उसकी कोई एक गलती की वजह से ही विल हैव अ डाउनफॉल। तो कैरेक्टर इसेंशियली प्रोटैगनिस्ट जो होना चाहिए ट्रेजेडी का, दैट हैज टू बी अ रियली रियली गुड मैन, गुड सोशल स्टैंडिंग, गुड हार्ट, गुड नेचर, नोबल मैन, बट he has one flaw, he has an error of judgment, right? In some moment he makes this one mistake and then that leads to his downfall, right? Comedy में he said, however, comedy में क्या है, जो protagonists होते हैं, those are base men, those are inferior men। ठीक है, संगीता is just joining, it's okay, चलिए। Hamartia also called the error of judgment fatal flaw, Devachis, that's very correct। चलिए, I hope this second element is understood। अच्छा, अब एरिस्टोटल ने कहा था कि ये दो एलिमेंट्स हैं, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ही डिड नॉट मच टॉक अबाउट द डिटेल ऑफ अदर फोर एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एरिस्टोटल के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज एंड ऑफ ट्रेजेडी। उन्होंने कहा कि जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, जब वो एक प्ले देखने जाते हैं, व्हाट इज इट दैट दे गेट इन रिटर्न, क्या उनको मिलता है? हाँ जी, यस, रानी सेइंग कि हैमलेट का जो हमार्शिया है, जो ट्रेजिक फ्लॉ है, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। ऑथलो का है जेलेसी। वेरी गुड रानी, वेरी गुड। यस, दीज आर टू शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज, ये दो शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरोज हैं, बोथ ऑफ देम हैव वन ट्रेजिक फ्लॉ जिसकी वजह से उनकी जो पूरी लाइफ है वो अपसाइड डाउन टर्न हो जाती है। वेरी गुड रानी। चलिए, हाँ जी देवशीष, ओथेलो इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। हाँ जी, चलिए, एरिस्टोटल का जो अब एरिस्टोटल का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है, द एंड गोल ऑफ ट्रेजेडी। एंड गोल ऑफ ट्रेजेडी, एरिस्टोटल कहते थे कि हम ट्रेजेडी देखते हैं, उसका पर्पस क्या है, एम क्या है? एम है उसका catharsis। catharsis, like you people said, catharsis is the purgation, you could say removal
You can say release of bad emotions. Sometimes, so what happens is when you watch a movie and you feel emotional and you cry while watching the movie, and you come out of the movie theater, you feel very light, you feel relaxed, right? Exactly the same thing happens when you watch a tragedy, है ना? You have some emotions inside you. You cry with the protagonist. When the protagonist sees a downfall, you also cry with him. And that emotion, those bad emotions of pity and fear, they get released. They get out of your system, right? वो जो purgation है, वो जो removal है, is what is necessary for a good tragedy to exercise its गोल, राइट? तो उसको क्या बोलेंगे हम? कैथारसिस बोल देंगे. कैथारसिस बेसिकली द प्योरिफिकेशन और क्लेंजिंग ऑफ द ह्यूमन सोल. जो ह्यूमन हार्ट के अंदर फीलिंग्स हैं, जो एरिस्टोटल मानते थे कि आर नॉट गुड फीलिंग्स, फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर. ये दो फीलिंग्स को निकालने के लिए पर्गेशन होना, कैथारसिस होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द एंड गोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. ठीक है, चलिए. एरिस्टोटल ने एक चीज और कही है. उन्होंने कहा कि जो ट्रैजिक प्लेस होते हैं, दे आर बेटर देन कॉमिक प्लेस. उन्होंने कहा जो कॉमेडी है बेसिकली इज इंफीरियर टू ट्रेजेडी, ट्रेजेडी इज सुपीरियर. नाउ देयर इज अ रीजन ही सेड दिस. ही सेड tragedy or dramatic poetry which portrays noble men who perform noble deeds in a high artistic language, presents men in action instead of narrating, okay, right, and through pity and fear causes the proper catharsis, right? So basically he said ki dekho, when audience watches a tragedy, audience feels connected with the person who's having a tragic end, somebody who's suffering, or audience feels connected to them, right? So what happens is audience ends up sympathizing with that particular character, and hence tragedy becomes a successful play than comedy. Comedy में क्या है? Base men हैं, inferior men हैं, men who are not relatable. The audience will not be able to connect with them. Therefore, tragedy is superior to comedy. कॉमेडी कहते हैं एरिस्टोटल. कॉमेडी में क्या है? जो कैरेक्टर्स हैं, जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, वो बेस और इंफीरियर मेन होते हैं. दिस इज वाई इट इज वेरी रिडिकुलस. कॉमेडी जो होती है वो रिडिकुलस होती है, या फिर आप कह सकते हो ट्रिवियल है, नॉन सीरियस है. ठीक है, इसलिए कॉमेडी इज इंफीरियर टू tragedy. So you people should know, according to Aristotle, what is the best kind of plays. It's not a comic play, it's a tragic play. Tragedy is better than comedy, right? That's Aristotle for you. Now that we have discussed Greek critics, let's come to the Roman critics. Roman Empire के time पे जो critics हैं उनकी हम बात करने वाले हैं. We're going to have two big names. We have Horace and we have Longinus. चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं विद होरेस. होरेस जिनका जो वर्क है उसका नाम है आर्ट्स पोएटिका. जैसे रिपब्लिक नाम है प्लेटो के वर्क का, पोएटिक्स नाम है एरिस्टोटल के वर्क का, होरेस के वर्क का नाम है आर्ट्स पोएटिका. द कंप्लीट टाइटल वाज, सब टाइटल है एपिस्टल टू द पिसोस. अच्छा, कभी कभी आपको सब टाइटल पूछ सकते हैं कि सब टाइटल क्या है होरेस के वर्क का. सब टाइटल हैज टू बी रिमेंबर्ड. एपिस्टल क्या होता है? एपिस्टल होता है लेटर. जैसे हम बोलते हैं एपिस्टलरी नॉवल, बेसिकली कोई भी नॉवल जो एपिस्टल की फॉर्म में, जैसे लेटर फॉर्म में लिखी जाती है, उसको हम एपिस्टलरी नॉवल बोलते हैं. ऐसे ही हॉरेस का जो ये वर्क है वो एपिस्टल फॉर्म में लिखा गया है, इसको इसलिए हम बोलते हैं एपिस्टल टू द पिसोस. ठीक है, नाउ दिस वाज जो आप ये वर्क है हॉरेस का, ये पहले ही एक वर्ड्स फॉर्म में लिखा गया है, ऑलरेडी एक पोएम है. तो इट इज अ पोएम अबाउट पोएट्री. ठीक है, तो व्हाट बेसिकली दिस बिकम्स इज इट्स अ पोएम अबाउट अ पोएम. ठीक है, दैट्स योर, ये इसकी फॉर्म हो गई. इट्स अ treatise about poetry. ये लिखी गई है in hexameter verse. अच्छा, जो ये epistle है, this was addressed to Piso, Lucius Piso, who was the Roman senator. अच्छा, आपको ये चीजें पूछ सकते हैं कि जो होरेस का आर्ट्स पोएटिका है उसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं. द नंबर ऑफ लाइंस इज 476 एंड होरेस नियरली 30 मैगजिम्स ऑफर करते हैं तो यंग पोएट्स. तो बेसिकली क्या कर रहे हैं होरेस थ्रू दिस वर्क कि उस टाइम में जो राइटर्स हैं, जो बडिंग पोएट्स हैं, जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, वो उनको एडवाइस दे रहे हैं. तो बेसिकली हॉरेस की जो आर्ट्स पोएटिका है वो एक तरह की मैनुअल गाइड है फॉर ऑल द बडिंग और एस्पायरिंग पोएट्स. दैट्स व्हाट दिस वर्क इज. ऑलराइट, रिचर्डसन्स पैमेला इज एन एपिस्टलरी नॉवल. एग्जैक्टली, एपिस्टल मतलब लेटर फॉर्म में जो होता है एपिस्टल. दिस इज एपिस्टल टू द पिसोस.
चलिए, अब होरेस ने क्या-क्या कहा है आर्ट्स पोएटिका में। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ डेकोरम दे दिए हैं कि जो लैंग्वेज है वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। जो पोएट्री की लैंग्वेज है हैज़ टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, हैज़ टू बी प्रॉपर, दीज़ आर द रूल्स, पोएटिक डिक्शन के रूल्स दे दिए हैं, राइट? सेकंड चीज़ उन्होंने क्या कही है, उन्होंने कहा है कि जो पर्पल प्रोज़ है दैट इज़ बैड। बेसिकली होरेस ने कहा कि कभी-कभी पोएट्री में देयर इज़ अ लॉट ऑफ आर्टिफिशियल लैंग्वेज, अ लॉट ऑफ फ्लावरी लैंग्वेज, अ लॉट ऑफ फ्लावरी लैंग्वेज, कि ऑर्नामेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, सब्सटेंस कम रह जाता है। कभी-कभी आप देखना कुछ नॉवेल्स हैं जो जो वे वे दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुली रिटन बट उनके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं होता, कोई बात नहीं होती कहने को, आइडिया कुछ अच्छा कन्वे नहीं कर रही होती, लेकिन लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है ना? तो होरेस ने कहा कि जो ऐसी वाली लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज, पर्पल फ्रेज़, ही वार्न्ड अस अगेंस्ट दैट कि पोएट्स को वो पर्पल फ्रेजेज़ नहीं यूज़ करने चाहिए, ठीक है? पर्पल प्रोज़। नेक्स्ट वी हैव होरेस वार्न्स इट अगेंस्ट द एक्स मशीना डिवाइन इंटरवेंशन। कभी-कभी क्या होता है, एक ड्रामेटिस्ट एक ड्रामा लिख रहा है एंड ही रियलाइजेस कि जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो एक प्ले में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, वो रिज़ॉल्व नहीं हो रहा। तो वो क्या करेंगे, वो सडनली एक डिवाइन इंटरवेंशन से किसी गॉड की एंट्री करवा देंगे। आपने देखा होगा फेयरी टेल्स में कोई प्रोटैगनिस्ट के साथ प्रॉब्लम चल रही होती है, एकदम से फेयरी अपीयर करती है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है ना? होरेस ने कहा कि दिस शुड बी अवॉइडेड। जो डिवाइन इंटरवेंशन है, दिस शुड बी अवॉइडेड एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल, ठीक है? अच्छा, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शन ऑफ पोएट्री। अच्छा, हॉरेस ने क्या कहा था कि फंक्शन पोएट्री का डुअल फंक्शन है। पोएट्री सिर्फ इंस्ट्रक्ट ही नहीं करती, डिलाइट भी करती है। सिर्फ टीच ही नहीं करती, एंटरटेन भी करती है। तो हॉरेस ने कहा था, जो रोमन हमारे क्रिटिक है, उन्होंने कहा था कि पोएट्री हैज़ अ डुअल फंक्शन। द फंक्शन इज ऑफ टीचिंग एंड एंटरटेनिंग, द फंक्शन इज ऑफ डिलाइटिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग, बोथ द फंक्शंस, राइट? अब हमारे पास आ जाते हैं कुछ एक लिटरेरी फ्रेजेस जो एक्चुअली अब तो हम कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, बट ये जो लिटरेरी फ्रेजेस हैं ये बेसिकली ओरिजिनेट हुए हैं हॉरेस के इस वर्क से, ठीक है? अब हम उनको यूज़ करते हैं इन जनरल, बट ओरिजिन इनका कहाँ से हुआ है? आर्स पोएटिका से हुआ है। पहला आपका जो फ्रेज है वो है इन मीडियास रेस। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ एक नॉवेल्स होती हैं, वो बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं होती हैं, मिडल से स्टार्ट होती हैं। फिर मिडल में जो एक्शन है वो बताने के बाद फिर एक फ्लैशबैक होता है और फिर बिगिनिंग की चीज़ें बताते हैं, है ना? ऐसा तो कभी नहीं होता, ऐसा यूजुअली हमेशा नहीं होता ना कि जो नॉवेल्स हैं उसमें पहले बिगिनिंग होगी, फिर मिडल होगा, फिर एंड होगा। मूवीज़ में भी देखना, कभी-कभी मूवी है वो एकदम मिडल में स्टार्ट होगी एंड देन देयर विल बी अ फ्लैशबैक, फिर वो पीछे की स्टोरी बताते हैं प्रोटैगनिस्ट की, राइट? हीरो की। तो इन मीडियास रेस क्या होता है? In the middle of things, when something begins in the middle of things. Next is ab ovo. Ovo मतलब होता है egg, मतलब origin. When something begins from the very origin, from the very beginning, उसको हम बोलते हैं ab ovo. Next is at pictura poesis. As in painting, so in poetry. जैसे आप एक पेंटिंग को एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, ऐसे ही वही इंटरप्रिटेशन, वही एक्सप्लेनेशन डिमांड करती है पोएट्री। At pictura poesis, as in poesis, yeah, as in painting, so in poetry. Yes, Rani, in the middle of things is called in medias res. चलिए, moving on. अच्छा, अब आर्ट्स पोएटिका जो वर्क है बहुत ही एंशिएंट टाइम्स का वर्क है, राइट? लेकिन ये वर्क बहुत रेलेवेंट रहा है बिकॉज़ इसकी ट्रांसलेशंस हुई हैं इन इंग्लिश। हमारे पास ये इंग्लिश में वर्क पहली बार आया था इन 1566। थॉमस ड्यूरैंट करके एक फिगर थे, एक लिटरेरी ट्रांसलेटर थे, उन्होंने ये ट्रांसलेट किया टू इंग्लिश। तो आर्ट्स पोएटिका का जो फर्स्ट मेजर इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किया है किसने? थॉमस ड्यूरैंट ने। द ईयर वाज 1566। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एक बहुत ही फेमस जेकोबियन एज के पोएट हैं, उनका नाम है बेन जॉनसन। उन्होंने भी होरेस की आर्ट्स पोएटिका की ट्रांसलेशन की थी। हाउएवर उनकी लाइफ टाइम में ये ट्रांसलेशन पब्लिश नहीं हुई थी। ये ट्रांसलेशन पब्लिश हुई थी आफ्टर ही डाइड। ट्रांसलेशन पोस्थुमसली पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1640। तो आपको ये ईयर्स याद रखने हैं और जो ट्रांसलेटर्स हैं इनके नाम याद रखने हैं। कभी-कभी ऐसा होगा कि दोनों ट्रांसलेटर्स आ जाएँगे कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। दैट कुड बी अ क्वेश्चन, ठीक है? तो होरेस के आर्ट्स पोएटिका, उनके 2 ट्रांसलेशंस। विद दैट वी विल मूव ऑन टू लॉन्जाइनस। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए, अब हमारे पास आ जाते हैं लॉन्जाइनस। आई होप यू पीपल डू रिमेंबर प्लेटो के वर्क का नाम रिपब्लिक है, एरिस्टोटल के पोएटिक्स है, ऐसे ही होरेस की आर्ट्स पोएटिका है और हमारे पास जो अब आ रहे हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास क्रिटिक आ रहे हैं, क्लासिकल क्रिटिक, उनका नाम है उनके वर्क का नाम है ऑन दी सबलाइम एंड दिस वर्क वाज ट्रांसलेटेड बाय निकोलस बोइलो डेस्प्रो इन 1674। अगेन जो इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। तो ट्रांसलेटर का नाम प्लस द ईयर ऑफ ट्रांसलेशन, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये दोनों चीज़ें आप याद रखो इन केस ऑफ होरेस एज वेल एज इन केस ऑफ लॉन्जाइनस। ये ट्रांसलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अब ये जो आपका वर्क है ये भी एपिस्टलरी फॉर्म में है। एपिस्टलरी मतलब लेटर फॉर्म में है ना? नेक्स्ट
इसमें लॉन्जाइनस क्या करने वाले हैं, लॉन्जाइनस हमें एग्जाम्पल देने वाले हैं कि दिस इज गुड पोइट्री, दिस इज बैड पोइट्री। तो वो सारी जो लिटरेचर अवेलेबल थी उस टाइम पर उस सबको उठा के उसको पढ़ते हैं, फिर वो कहते हैं कि देखो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ गुड राइटिंग एंड दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बैड राइटिंग। उसके बाद जब इन्होंने ये सारी लिटरेचर इवेल्युएट कर ली, उसके बाद वो हमें कॉन्सेप्ट देंगे सबलाइम का कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर इनका पूरा वर्क का नाम है ना, ऑन द सबलाइम। वो सबलाइम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है हमें, लॉन्जाइनस ने दिया है। अच्छा, लॉन्जाइनस दो चीजों को प्रमोट करते हैं कि उन्होंने कहा कि किसी भी वर्क में सब्लिमिटी होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, जो स्टाइल होना चाहिए वो एलिवेटेड होना चाहिए, और उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि जो सब्जेक्ट मैटर हो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन जो स्टाइल है, द वे इट इज एक्सप्रेस्ड, वो एलिवेटेड होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अब सब्लिमिटी के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज हिप्सॉस, हिप्सॉस। ठीक है, लेकिन हम ले लैंग्वेज में जो हम कह देते हैं, लेमैन की लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि सब्लिमिटी। ठीक है, अब सब्लिमिटी होता क्या है, सब्लिमिटी होता है समथिंग दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग दैट इज अनयूजुअल, be above the ordinary, something which has echoes of greatness in it, something which when you suppose you watch a movie and sometimes you know hear a music or a song or music composition और आपको लगता है कि this is so beautiful, right, you kind of get transported into a different world. So Longinus कहते थे that's the kind of effect जो होना चाहिए लिटरेचर का या पोएट्री का, right, it should be sublime. अच्छा, वो कहते थे कि जो ये सब्लिमिटी है ना, ये लिटरेचर के वर्क की क्वालिटी नहीं है, ये लिटरेचर क्रिएट करने वाले के अंदर की क्वालिटी है। तो उन्होंने कहा कि जो ऑथर है, अगर उसका थॉट प्रोसेस, उसका जो इमोशंस हैं, अगर वो सब्लाइम होंगे, वो अच्छे होंगे, तो जो वो क्रिएशन लिखेगा, जो भी वो नॉवल या पोएम लिखेगा, वो भी सब्लाइम होगी, राइट। सो सब्लिमिटी जो है वो एक क्वालिटी है, नॉट ऑफ द लिटरेरी वर्क, नॉट ऑफ ड्रामा, नॉट ऑफ पोएम, नॉट ऑफ नॉवल, नो, बट ऑफ द क्रिएटर ऑफ दैट वर्क, राइट। सब्लिमिटी किसके अंदर होनी चाहिए, आर्टिस्ट के दिमाग में या आर्टिस्ट के दिल में होनी चाहिए, इन द सोल ऑफ द आर्टिस्ट, इन द माइंड ऑफ द आर्टिस्ट। लॉफ्टी थॉट, देवशीष, दैट्स वेरी राइट, लॉफ्टी थॉट। चलिए, ओके, सो it's a quality that is innate to the writer than to his art. This is very, very important. You will not say art is sublime, you will say the artist is sublime, right? Sublimity, Longinus का जो concept है sublimity का, he was giving this concept because he wanted to use it for the artist. It is a quality, sublimity, just a minute, हाँ जी, sublimity is a quality of artist, not of art, not of art. If the artist has certain qualities, his work will end up being very good. So the sublimity is a quality of the artist, not of the art, right? Now we come to the 5 sources of sublimity. Now he says, if these 5 things the artist possesses, the work that he creates will be sublime. What are the 5 things? Artist must have great thoughts. जो thought process है, जो mind है, जो ideas हैं, opinions हैं, अगर वो किसी artist के, किसी इंसान के great होंगे, तो obviously जो उनका work होगा वो भी great होगा, right? Second, he said artist should have sublimity in his or her mind. Yes, very correct. Next is strong emotions. An artist should be capable of feeling emotions very, very strongly and intensely. You must have seen जो artists होते हैं, जो musicians होते हैं, they are very, very emotional people, right? If you don't feel those emotions, you won't be able to express them. So your thoughts should be very great, your feelings should be very, very strong, intense. Then third is certain figures of thought and speech. Acha, he said ki you cannot use just any language and expect a sublime work. No, the language has to be very, very selective. The language hoti hai, jo aap language choose karte ho to write a work, that has to be very, very carefully chosen, right? That speech. Then we have noble diction, choice of language again. Then we have dignified word arrangement. Acha, he said सिर्फ वर्ड्स चूज कर लेना इज नॉट इनफ, द वे यू अरेंज द वर्ड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पोइट्री तो होती ही रही है, राइट? पोइट्री इज बेसिकली वन आइडिया, बट द वे इट इज कन्वेड, जो वर्ड्स हैं वो कैसे अरेंज होंगे, वो राइम कैसे क्रिएट होगी, है ना, वो सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज होंगे, वो स्टैंजर्स की अरेंजमेंट क्या है, वो जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, राइट? वो जो ऑर्डर सीक्वेंस या फिर अरेंजमेंट है, दैट विल ऑल्सो डिसाइड वेदर और नॉट योर वर्क इज गोइंग टू बी सबलाइम और नॉट. ठीक है,
अब इतना जो उन्होंने हमें 5 सोर्सेज दे दिए, लॉन्जाइनस ने हमें 5 सोर्सेज दे दिए कि दीज आर द सोर्सेज ऑफ सब्लाइम और सब्लिमिटी। उसके बाद वो एक एग्जाम्पल भी हमें दे देते हैं कि देखो ये वर्क है, दिस वर्क इज अ वर्क ऑफ सब्लिमिटी। किसका एग्जाम्पल देते हैं? एक पोएटिस थी हमारे पास, उनका नाम था सैफो। ठीक है, सैफो ने एक ओड लिखा था, द ओड वाज कॉल्ड ओड टू जेलेसी। अब हमारे लॉन्जाइनस ने वो वर्क पढ़ा, उन्होंने कहा कि दिस पर्टिकुलर वर्क इज व्हाट आई वुड कॉल sublime. This is the kind of work that an artist should aim to create. Yes, artist should have सब। okay, चलिए ठीक है, I hope this much is understood. अब देखो हम एक recap कर लेते हैं what we've covered so far. We've covered 4 thinkers, 4 polymaths or 4 philosophers. These are not writers, these are not definitely not fiction writers, right? We have Plato and Aristotle, Greek criticism, Horace and Longinus, Roman criticism. Plato's work was called the Republic. Aristotle's work was called Poetics. Horace's work was called Ars Poetica. Longinus's work was called On the Sublime. Plato has 10 chapters in Republic. Poetics has 26 chapters or 26 books, you could say, in the Poetics, right? Aristotle has 26 books in the Poetics. हॉरेस का जो वर्क है वो 2 लोगों ने ट्रांसलेट किया है. वी हैव थॉमस ट्रांट एंड वी हैव बेन जॉनसन, द 2 translations of Horace's works. We have one English translation of Longinus's On the Sublime that was done by Nicholas Boileau, right? तो ये आपको जो चीज है, ये चीजें जो आपको हैं, ये आपको याद रखनी है. इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, वो तो याद रखने ही हैं. पोएटिक्स में कौन से चैप्टर में डेफिनेशन आती है ट्रेजेडी की, दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड, राइट? ये जो आइडियाज हैं, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं. दे माइट आस्क यू हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द पोएटिक्स बाय एरिस्टोटल. They might ask you which chapter has a definition, the very, very famous definition that Aristotle gave for tragedy. Where is that definition found, in what chapter? These are the kind of things that you have to remember. Acha. Those of you now that we have completed the session for today, those of you who are not yet connected to me with me on my Telegram channel, please do that. You have the details here. अच्छा, एक रेगुलर एक रूटीन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ. तो एवरी डे 4 PM हमारी रेगुलर क्लास हुआ करेगी, जो आपकी फाउंडेशन बैच की क्लास है दिसंबर 2024 के लिए, वो आपकी हुआ करेगी 4 PM एवरी डे, राइट? 6 PM आपका क्या हुआ करेगा, एक कैप्सूल कोर्स है जो हमारा ऑनगोइंग है. वो कैप्सूल कोर्स आपको मिलेगा ऑन दी टेक्स्ट बुक का जो UGC नेट JRF का जो इंग्लिश वाला चैनल है, वहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा. उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम एक क्रिस्प तरीके से, कॉम्पैक्ट तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम टारगेट कर रहे हैं. ठीक है, सो जो बच्चे जून का एग्जाम रीअपियर करने वाले हैं, जो अभी आपका अगस्त में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए अगर आप रीअपियर कर रहे हो रीनेट के लिए, तो आपके लिए तो वो स्पेशली बेनिफिशियल रहेगा ही. बट ऑल्सो अगर आप दिसंबर के लिए भी टारगेट कर रहे हो ना, तो आपको क्या होगा, एक क्रिस्प तरीके से वो टॉपिक समझ आ जाएगा. सो व्हेनेवर लेटर वी हैव द क्लासेस, यू विल एक्चुअली हैव सम नॉलेज ऑफ द टॉपिक ऑलरेडी. सो आप क्या करोगे, 4 PM you have to join me here, 6 PM you have to join me in the live sessions on YouTube, right? English channel पे. उसके अलावा हमारा 12 PM हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं YouTube के लाइव सेशन में. 2 PM हम मास्टर क्लासेस में वही क्वेश्चंस, मोस्ट लाइकली वही क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं. क्या होता है कि हाफ एन आवर के सेशन में क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, सो द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी कंटिन्यूड ऑन टू द ऐप ऑफ टेक्स्ट बुक मास्टर क्लास पर. मास्टर क्लासेस आर फ्री टू एक्सेस, ठीक है? तो आप टेक्स्ट बुक की ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड यू कैन एक्सेस द मास्टर क्लासेस देयर. तो यूट्यूब लाइव सेशंस हमारे एक यूट्यूब लाइव सेशन है क्वेश्चंस के लिए, एक मास्टर क्लास है क्वेश्चंस के लिए. देन वी हैव इंग्लिश चैनल जहाँ पे आपका कैप्सूल कोर्स चल रहा है, एंड यू हैव योर पेड लेक्चर्स ऑफ कोर्स, राइट? all of this combined should help you to clear your UGC NET exam. हाँ जी. चलिए, it was very nice that you people joined in. Yeah, this was the first session. I hope this has been useful. ये जो आपको PDF है इस वाले क्लास का, वो आपको मिल जाएगा. टुमारो वी गोइंग टू मीट द सेम टाइम. कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ही सेकंड जो मॉड्यूल है वो हम कल स्टार्ट करेंगे. Till then, I hope that you people will go back and revise all your notes on this particular topic. ठीक है, कल I might ask you a few questions बीच में, so I want you people to have responses, very, very quick responses to these questions. This is a very easy topic to begin with. चलिए, I'll see you tomorrow then. Telegram channel name, you can see it here. It's called Aisha Ma'am _textbook. Make sure you are connected with me there. हाँ जी, चलिए. Any book suggestions for literary criticism? I would not recommend you people to study an entire book for literary criticism, because criticism is a very tiny, doable topic.
हाँ, आई डू हैव सम सजेशंस फॉर लिटरेरी थियरी जो हम कल डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि यू नीड अ सेपरेट बुक फॉर लिटरेरी थियरी, तो आई वुड रिकमेंड यू सम बुक्स, ऑल्दो हम क्लासेस में कवर करेंगे ही, दैट शुड बी मोर देन इनफ। बट इफ यू स्टिल वांट टू रेफर टू समथिंग, यू नो, टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, तो आपको लिटरेरी थियरी के लिए आई कैन रिकमेंड सम बुक्स। क्रिटिसिज्म की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे क्रिटिसिज्म के लिए मोस्टली वी पीपल रेफर टू विल्फ्रेड ग्योरिन की जो आपके पास हैंडबुक आती है क्रिटिसिज्म की, वो हम रेफर कर लेते हैं। चलिए, now I'll just be signing out and I'll see you tomorrow same time, ठीक है, with a different module, a different session. YouTube channel link कहाँ मिलेगा? Which YouTube channel? So what I'm going to do is I'm going to drop the links of all the channels in the Telegram group, ठीक है? Make sure you follow me there. आपके पास details तो हैं ही, and we'll meet tomorrow. Till then, keep studying and good luck, people. Have a good day. Had a really, really good day. Good luck. Simply type anything that comes to mind and watch AI generate epic footage. Create videos with your own words.